इस शर्त के साथ कोई पैदा होकर हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप नागरिक होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो इस स्थिति में आपको, मुझे लगता है, नागरिकता की परिभाषा को ये यहाँ के नागरिक समझते हैं अच्छे से, क्योंकि आप अगर गुलाम पैदा हो रहे हैं तो फिर क्यों हो रहे हैं? तो ये नोटिस में आ जाना या फिर नोटिस में नहीं आना, ये सीधा संबंध है आपके जिंदा दिली से, आपके अधिकार का हनन से। ये देखिए, सवाल आपके गर्दन पे अगर तलवार रख दे कोई, तो आप ये सवाल करेंगे कि नोटिस में आ जाएं? आप तो लड़ेंगे। आपके घर में कोई घुस जाए तो आप ये सोचेंगे कि कोई सरकार देख लेगी। आखिरी जो चीज है उसमें लड़ाई बचती है। तो मुझे लगता है ये शिक्षा पे प्रहार है, आपके अधिकारों पे प्रहार है। ये आपके जीवन जीने के लिए आखिरी कील थी जिस पर सरकार ने हनन किया, जिसका सरकार ने। तब आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि मैं नोटिस में आऊंगा कि नहीं। अगर मैं नोटिस में नहीं भी आया और मैं नहीं लड़ता हूं तो ऐसे जीवन का क्या होगा? ऐसे जीवन जीने का कोई लाभ है क्या? तो मैं अगर शिक्षा से वंचित रह जाऊं और सरकार से बचा रहूं और अशिक्षित रहूं, गरीबी में रहूं, कोई अधिकार ना हो इस देश में और सरकार से बच के रहूं, तो वैसे जीवन जीने से बेहतर है जीवन ना हो। आपका भक्तों के लिए तो जब जीवन है तो जीवन जैसा होना चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो ये जिंदगी सिर्फ आंख खुली हो और शरीर चलता रहे, इसको जीवन नहीं कहेंगे ना। आत्मसम्मान है, उसके अधिकार है, दो जन की रोटी है, शिक्षा है, गरीबी से आज़ादी है, ये तमाम चीज़ें जीवन के शर्त हैं। तो ये जीवन के शर्त अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपके बोलने का समय आ गया है। आप कहते हैं दाल, मैं मान ले गरीब हूँ और मेरे दाल मुझे 500 रुपये किलो मिलेगा तो मैं कैसे खाऊँ? मैं अगर गरीब हूँ और मुझे शिक्षा नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे आप शिक्षित होऊंगा? तो ये सारी सवाल सबके हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछा, जब मैं वीडियो डालता हूँ ना तो कभी नहीं पूछते सरकार के खिलाफ बोलिए, आरएसएस के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तो सरकार के खिलाफ ना बोले तो किसके खिलाफ बोले? जो मीडिया, जो यहाँ लोग हैं उसके खिलाफ बोलिए, लेकिन आरएसएस के खिलाफ क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलिए। ठीक नहीं, मुझे ये बात शायद समझानी पड़ेगी सबको, या सब लोग को समझनी चाहिए। ये वही बात हो गई कि कोई घर में से कोई घर के एक मुखिया को नहीं बोलना चाहते हैं आप, उसके बाकी सदस्यों को बोल रहे हैं कि बाकी लोग बेईमान हैं, और मुखिया वहाँ बैठ के, देखिए एक भाई वाकया याद आ गया आपकी इस कहानी बात से। जिस देश में जब अंग्रेजों का शासन था ना, तो यहाँ के जो लिबरल्स थे, यहाँ के जो मॉडरेट थे, कुछ लोग जो अंग्रेजों के नज़दीक थे, वो यहाँ के लोगों को समझाते थे, क्या पता है कि जो अंग्रेज इंग्लैंड में बैठे हुए हैं वो बुरे नहीं हैं, यहाँ जो अंग्रेज हैं ये गलत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो चलते हैं वहाँ कंप्लेन करने, जाते हैं वहाँ, उनका शिकायत करेंगे कि यहाँ के जो अंग्रेज हैं बहुत बुरा कर रहे हैं, तो वहाँ कंप्लेन करते हैं। तो ये ठीक वही बात है। और वहाँ ये बात सुनता था जब अंग्रेज इंग्लैंड में बैठ के, तो मुस्कुराता था कि देखो बेवकूफ़ों को, वहीं से सब कानून बन रहा है, वहीं के लोग इसको यहाँ भेज रहे हैं, चार्टर एक्ट बनता है, कौन ऑफिसर रहेगा सब वहाँ तय हो रहा है। और यहाँ के कुछ लोग समझाने में लगे हुए थे कि यहाँ वाले अंग्रेज बदमाशी करते हैं, वहाँ का अंग्रेज ठीक है, चलते हैं उसे शिकायत कर देंगे। तो मुझे लगता है वही चीज़ यहाँ भी है। अरे भाई, आरएसएस ही है सरकार में, आरएसएस अलग से, आरएसएस अगर सरकार में नहीं होती तो आरएसएस के लोग बीजेपी में क्या कर रहे हैं? आरएसएस के लोग जनसंघ में क्या कर रहे थे? और जब जनसंघ खत्म हुआ तो भाजपा बनाई। आरएसएस 1925 से लेकर 2025 से 26 आ गए, इन 100 सालों में भाजपा जैसी पार्टियों को खड़ा करके तोहफे में दे रही है, जनसंघ जैसे पार्टियों को खड़ा कर रही है। आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे, जिनको ये पूछते हैं, गोलवलकर हैं, गोडसे हैं, सावरकर हैं, हेडगवार हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, ये सारे लोग आरएसएस के थे। ये इनके वैचारिक समझदारी भी आरएसएस की है, इसमें कोई बहस है? अभी यही पे कमेंट हो जाएगा, आप सावरकर बोले लेकिन वीर नहीं लगा जी। अभी यही पे तो कमेंट करेगा कि सावरकर आप बोले लेकिन वीर नहीं लगा, वो लोग कमेंट करेंगे। नहीं, देखिए, सावरकर ने वीर खुद से लगाया है। हाँ, ये बात समझिए। इतिहास की जिनको समझ नहीं उनको एक चीज बता देता हूँ, जब भी उपमाएं दी जाती है ना, टाइटल दिया जाता है, तो बदले में उसको कोई और भी देता है। जैसे मसलन
रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी ने गुरु कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बदले में गांधी को महात्मा कहा। लेकिन वीर सावरकर के केस में ऐसा नहीं मिलता है कि इसको किसी ने वीर कहा और बदले में इन्होंने किसी को और दिया। इसको वीर कहाँ से आया कोई पता नहीं, और बदले में इसने भी किसी को कुछ नहीं बदल दिया। तो वीर ही खुद लगा लिया है। तो सावरकर जो खुद लगा ले उसको हम भी कुछ बोल देंगे अपने आप को। लगाने का मतलब क्या, जनमानस मानती है उसको। जब गांधी को महात्मा कह रहे हैं तो खुद थोड़े महात्मा कह रहे हैं, बापू खुद थोड़े कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस बापू कह रहे हैं, बदले में नेताजी गांधी जी उनको एक उपमा दे रहे हैं। तो इतिहास में एक दूसरे को टाइटल देने का, उपमाएं देने का चलन था। वीर सावरकर को किसी ने नहीं दिया, इतिहास में है भी नहीं, क्योंकि पता था कि ये देशद्रोही आदमी है। क्योंकि जब भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं तब ये माफी मांग रहा है कि माफ कर दो, हमसे गलती हो गया। बहुत, लेकिन आपके कमेंट में भी आ सकता है कि सावरकर को काला पानी का सजा था तो माफी मांग लिया तो क्या दिक्कत था। कोई दिक्कत नहीं, ये तब तक दिक्कत नहीं था जब माफी मांग के जेल से छूट के आके आजादी का लड़ाई लड़ता, तब तक दिक्कत नहीं। किया क्या, ये आजादी के खिलाफ प्रचार करने लगा। ये बोलने लगा कि अंग्रेजों का समर्थन करो, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजों को मत भगाओ। और एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों पे जाके भड़काऊ गाना बजाने लगा। क्यों ऐसा कर रहा था सावरकर, क्योंकि अंग्रेजों का ये शर्त था कि तुमको छोड़ेंगे इसी शर्त में। बदले में सावरकर ने पूछा हमको मिलेगा क्या, तो बोले कि तुमको पेंशन देंगे। अंग्रेज पेंशन देता था सावरकर, आज तक सुने हैं किसी वीर को अंग्रेज पेंशन दे रहा हो? आज तक इतिहास में सुने? यही एक वीर था। भगत सिंह के परिवार को नहीं मिला, राजगुरु अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, ये सबको नहीं मिला, राम प्रसाद बिस्मिल इसको नहीं मिला, बटुकेश्वर दत्त इसको नहीं मिला। माने यही एक वीर था जो चापलूसी करता था। तो वीर ही खुद से लगा लिया है। तो इस मुगालते में निरन आपके दर्शकों के लिए मैंने बोला, तो इतिहास में सब अंकित है। और इसीलिए दिलचस्प एक बात बता देता हूँ मैं कि इतिहास बदलना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर से सावरकर को जितना वीर कह लिया स्टेज से, किताब जब पलटिएगा ना तो वीर नहीं दिखता है। किताब जब पलटिएगा तो गोडसे आतंकवादी ही दिखता है। किताब जब पलटिएगा तो गोलवलकर जो है इस देश का विभाजन करने वाला ही आदमी दिखता है। तो इसके किताबों में तो अच्छे रोल मॉडल नहीं है, इसीलिए चुराता है। क्या करता है, पटेल को ले जाएगा अपने पास, जो पटेल आरएसएस को बैन कर दिए, जो पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे, जो कांग्रेस के गृह मंत्री भी रहे, जो कांग्रेस में रह के पूरी जिंदगी आंदोलन चलाए, उसको कहता है कि मेरे हैं। कुछ और नहीं मिलता है तो भगत सिंह को भागवा पगड़ी पहना देता है। अरे भागवा, भगत सिंह का पढ़ोगे इतिहास तो वामपंथी आदमी है, जेल में भी लेनिन को पढ़ रहे हैं, वो वर्ग संघर्ष की बात कर रहे हैं। वो कोई धार्मिक आदमी है क्या? और उसको तुम ये क्यों कहता है? क्योंकि गोली बम वाले आदमी है। तो गोली बम वाले सब आदमी तुम्हारे समर्थक हो गए। और वसीयतनामा में तो भगत सिंह ने लिखा है कि इस देश में इनकलाब गोली बंदूक से नहीं आ सकता, विचारों की तलवार पे है। तुम तो उसको भी डिनाई कर देते हो। तुम दंगाइयों को दंगाई जैसा पोर्ट्रे कर दे रहे हो भगत सिंह को। भगत सिंह एक विजनरी आदमी है। भगत सिंह का एक इतिहास है वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का। तो इनके पास रोल मॉडल नहीं होने की वजह से चुराता है। और इनको ये बात पता है, आरएसएस देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। आरएसएस ही बता रही है उनको कि अब नया इतिहास लिखो और उसमें बताओ कि वीर कैसे हैं सावरकर, उसमें बताओ कि गोलवलकर आतंकवादी नहीं थे, गोलवलकर देशभक्त थे, उसमें बताओ कि सावरकर वीर हैं और उन्होंने बहुत काम किया इस देश के लिए। उनको बताओ कि हेडगवार इस देश के समर्थन में कितना कुछ किया। ये सब इतिहास में है नहीं। तो नई परिभाषा गढ़ी जा रही है वीरता की, नई परिभाषा गढ़ी जा रही है देशभक्ति की। और इस वजह से ये इतिहास भी लिखना चाह रहे हैं, इसको रीराइटिंग हिस्ट्री कह रहे हैं ये। तो ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चिल्लाते चिल्लाते 100 साल से थक गए, कोई माना ही नहीं कि सावरकर देशभक्त हैं, वीर हैं और गोलवलकर हैं। तो अब नया किताब आएगा तो उसमें मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा गुजरात का दंगा, क्योंकि मोदी जी उसमें फंस जाते हैं। मोदी जी का चेला लोग उसी से एक्सेप्ट कर लिया था कि बहुत मारे हैं लोग। लेकिन 9 दिन से आप लोग जंतर मंतर को घेर करके बैठे हैं। पूरे इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि चाइना से पैसा आ रहा है, बांग्लादेश से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से कनेक्शन है, जॉर्ज सोरोस से पैसा आ रहा है। यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट के साथ संपर्क रहा है आरएसएस का बहुत सदस्यों का। कभी सुने हैं आप? कभी मीडिया में चर्चा चला है? भाजपा का
नेता था, जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान के समर्थन में था, वो आईएसआई एजेंट के साथ खड़ा था, भाजपा का आदमी था। ये सब आरएसएस के बहुत लोग आईएसआई के लिए मुखबरी करते थे, ये सब कभी सुने हैं? नहीं सुनेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये लोग साइड से पैसा भी कमा ले रहा है और देशभक्ति का सर्टिफिकेटों बेच देता है, दोनों हाथ में लड्डू रखता है। तो जो ये कहता है कि घेर के बैठे हैं, मंत्री का एक बेटा सुसाइड कर लेगा ना, हम बोलते हैं देश में आग लगा देगा ये लोग। अगर अमित शाह जो पैर पे पैर चढ़ा के मैच देख रहा है वहाँ, खुदा ना खास्ता उसकी ऐसी स्थिति ना हो जिसको आप 16 लोग सुसाइड कर लिया हमारे बच्चे, और उसको आप आतंकवादी कह देंगे, आप उसको दहशतगर्द कह देंगे, और आपका बेटा वहाँ बैठे सऊदी अरबिया में आईसीसी का चेयरमैन बन के और पैर पे पैर चला के मैच देखेगा, और यहाँ बाकी लोग मारे जाएंगे। इसका अगर एक लोग का बेटा सुसाइड कर ले, इस देश में आग लगा देगा ये लोग। अभी बोलना परमिशन भी नहीं है आप लोग के पास। परमिशन था तुम्हारे पास सुसाइड करवाने का? परमिशन था तुम्हारे पास इस तरीके से पेपर लीक करने का? इसका मतलब तुम परमिशन से किए पेपर लीक, तुम ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हो पेपर लीक। अगर तुम इस सब परमिशन से कर रहे हो तो बताओ, हम उठ के चले जाए। अगर पेपर लीक तुमने परमिशन के साथ किया, सुसाइड हुआ है वो परमिशन के साथ हुआ है, तुम्हारा जो सेंटर बिक जा रहा है, पेपर बेच दे रहे हो, ये सब परमिशन के साथ अगर करते हो तो बताओ, हम भी परमिशन लेने के बाद ही यहाँ बैठेंगे। तो जान ले रहे हो बिना परमिशन के, और हम वो भी खोले तो बैठवा रहे हैं। रात भर दिल्ली पुलिस आप लोग की वजह से बैठी है यहाँ पे। नहीं, ठीक है, दिल्ली पुलिस अगर बैठी हुई है तो अच्छी बात है। मैं तो नहीं कहता हूँ बैठे, लोग चले जाए अपने घरों में। उनके बच्चे का भी सुसाइड हुआ होगा, उनके बच्चे भी डिप्रेशन में गए होंगे, उनके बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हुए होंगे। मैं खुद एक पुलिस वाले का बेटा हूँ, ऐसा मुझे मेरे पिताजी हैं पुलिस में, तो मैं जानता हूँ कि क्या स्थिति है पुलिस वालों की। तो ये बात पुलिस की है ही नहीं पूरे तौर पे, ये बात है पूरे स्ट्रक्चर की, पूरे ढांचे की। पुलिस को भेज दे सरकार घर पे, पुलिस कोई विरोध नहीं करेगी, क्योंकि चूंकि पुलिस के बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। उनके बच्चे भी नीट में फेल हुए, उनके बच्चे का ही पेपर लीक होने का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज भी सड़कों पर ट्रेनों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन में बच्चे मारे जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं, उनके पास जगह नहीं है। सेंटर दे रहे हैं यहाँ अंडमान निकोबार और दमन दीव और दार्जिलिंग, और बच्चा रहता है जम्मू कश्मीर में, बच्चा रहता है गुजरात में, बच्चा रहता है महाराष्ट्र में, और आप ऊपर से कहते हैं कि ये सब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम दहशतगर्द हो। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब जान जाने लगेगी नेताओं के बच्चों की ना, तब इस देश में बहुत अफरा तफरी मचेगा, और सब शायद तब देश कॉन्शियस हो जाएगा कि अभी गरीबों का जान जा रहा है, अभी मध्यम वर्गीय परिवार का जान जा रहा है, उनके बच्चों का क्या कीमत है जान का। साग मुरई ऐसा जान कीमत बना दिया है लोग। अभी सेंट्रल विस्टा में आग लगा, अभी लखनऊ में आग लग गया है कोचिंग सेंटर में, दिल्ली में कुछ दिन पहले आग लगा था, लखनऊ में आग लगा 21 दिन। योगी गया उससे बात करने तो बोलता भाषण नहीं सुनेंगे। अभी ये आपकी संवेदनशीलता, ये आपकी सेंसिटिविटी किसी के जान को लेकर, और तुम्हारे ऊपर एक अटैक हो जाए, तुम्हारे ऊपर एक वर्बल बात कोई कह दे, सड़क पे लोग उतर जाए, तो तुम उसको 2 मिनट नहीं लगते हो और टेररिस्ट बोल देते हो। इस तरीके की परिकल्पना एक लोकतांत्रिक समाज में नहीं हो सकती है। ये पूरा का पूरा समझिए कि एक ऐसी व्यवस्था करने का निर्माण है, योजना है जिसमें सब कुछ केंद्रीकरण हो जाए, सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए। न सीबीआई काम करेगी स्वायत्त तौर पे, न ईडी काम करेगी स्वायत्त तौर पे, न सीबीआई जो उनका विजिलेंस कमेटी है वो काम करेगा सही से, न इनके आप देखेंगे आरटीआई का जो कानून था उसको डाइल्यूट कर दिया, सीआईसी नहीं काम करेगा ठीक से। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्होंने छोड़ा नहीं, और इन्हें छोड़ना चाहिए। क्यों? अगर ये छोड़े तो इनको पता है कि इनकी अपनी जो परिस्थिति है वो खराब हो रही है। आपको याद होगा नीति आयोग ने एक बार अडानी को टेंडर दिया एयरपोर्ट का, और इसने कहा नीति आयोग ने कि एक व्यक्ति को मैक्सिमम 1 या 2 ही टेंडर पास किया जाए, इससे मोनोपोली नहीं होगी, एकाधिकार नहीं होगा। नीति आयोग के बात को दरकिनार करके उसमें पीयूष गोयल मंत्री थे जिनके पास ये टेंडर पास करने का अधिकार था, उन्होंने 5-5, 6-6 टेंडर दिए अडानी को, एक ही व्यक्ति को। आपको याद होगा मुंबई का एयरपोर्ट दिया गया था एक दूसरे बिजनेसमैन को 30 साल के लिए। उस पे इन लोगों ने क्या किया कि सीबीआई का पहले केस ठोकवा दिया, उस पे दिमाग लड़ा के सीबीआई केस ठोका कि तुम फर्जीवाड़ा की हो। 30 साल के लिए उसको मिला हुआ मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन चूंकि अडानी को चाहिए, उस पर कमाई बहुत है,
तो पहले केस करवाया और वो समझ गया तो वो छोड़ दिया, ले जाओ 30 साल का, हमको टेंडर नहीं चाहिए, और बाद में वही अडानी को मिल गया। तो ये है इनका तरीका डील करने का कि आप भले कितने तौर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप चाहते हैं कि सुचारू रूप से व्यवस्था चले, नहीं, सेंट्रलाइजेशन प्रमुख चीज है इस शिक्षा व्यवस्था में। अगर स्कूल 60,000 बंद हुए हैं तो इसलिए बंद किए गए हैं ताकि प्राइवेट स्कूल्स और तेजी से चलें और उन पे कंट्रोल हो सरकार का, ये चला पाए, वहाँ से फंड ले पाए। आप एनईपी लाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें आप क्या करते हैं, कहते हैं कि ग्रेजुएशन में जिसको फर्स्ट ईयर में भी छोड़ना है पढ़ाई छोड़ सकता है, सेकेंड ईयर में छोड़ना है छोड़ सकता है। अरे वो नहीं पढ़ पा रहा है तभी तो इतना ड्रॉप रेट है, उसको व्यवस्था दो ताकि वो पीएचडी कर सके। तुम और सहूलियत दे रहे हो छोड़ने का। इस देश में कितना डेटा है बताओ तो, महिलाओं का पीएचडी करने का संख्या कितना है, दलित आदिवासियों का कितना है डेटा। तो बजाय इनके कि आप और वेलफेयर दें ताकि ये ऊपर जाके पढ़ाई कर सके, आप उनको निकलने का रास्ता दे रहे हैं ताकि आप एक बड़ा बेरोजगारों का भीड़ तैयार कर सके। और जो प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी उसमें ये लोग 10,000 15,000 में खटेगा, तो एक बड़ा वर्कफोर्स होगा जो आखिरी सवाल पूछा, 9 दिन का हो गया, आप लोग जंतर मंतर बैठे हुए हैं, सरकार को ललकार रहे हैं कि इस्तीफा लेके रहेंगे, ठीक है, जबकि सरकार तो बोल चुकी है कि इस्तीफा नहीं देगी, ऊपर से आप लोग आतंकवादी का भी तो बोल ही चुकी है, उसके पीछे हटने वाली है, ठीक है। तो क्या देखते हैं आखिर क्या मतलब, सरकार तो साफ साफ पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है। आपको पसीना ही बहुत आ रहा है, दिखला देंगे इनका पसीना कितना हालत है, इतनी देर से ये बोल रहे हैं फिर भी। हाँ देखिए, जहाँ तक हटने और ना हटने की बात है, हाँ, तो कई बार संघर्ष जो है इस बात के साथ नहीं शुरू किया जाता है कि उसका परिणाम क्या हो। कई बार संघर्ष इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि उस वक्त लड़ना जरूरी होता है। अगर मेरे घर के व्यक्तिगत तौर पे कुछ लोग मारे जाएं तो मैं ये सोच कर उतरूंगा कि कोई इस्तीफा देगा या नहीं। मेरे घर में अगर लोग मारे गए हैं, सुसाइड किया है सिस्टमेटिक फेलियर की वजह से, तो मेरे पास स्वतः स्फूर्ति ये दिमाग में आएगा कि लड़ाई जरूरी है। भगत सिंह जब लड़ना शुरू किए तो ये थोड़ी सोच रहे थे कि आज़ादी लेकर ही सांस लेंगे, और उनके जीते जी आज़ादी मिली भी नहीं। तो क्या भगत सिंह का संघर्ष बेकार गया? नहीं, ऐसे नहीं देखा जाता किसी आंदोलन में। भगत सिंह ने वो जमीन तैयार करके दिया कि जिसके बुनियाद पे आज़ादी सुनिश्चित की गई। तो जब आने वाली पीढ़ियां भी आपसे पूछ सकती हैं कि जब व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा था, जब शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा था, जब यहाँ के मेहनत कश लोगों की स्थिति इतनी बदतर थी, तब आप हाथ में हाथ धरे बैठे थे, आराम कर रहे थे, तब आप क्या ये कह पाएंगे कि हम क्या कर लेते? हम ये अब कह पाएंगे कि हम लड़ रहे थे, हमने कोशिश की, अपने पूरे जान लगाकर कोशिश की। हाँ, सफलता हुआ नहीं हुआ एक बहस का विषय हो सकता है, कितना होगा नहीं होगा एक बहस वैसा हो सकता है। लेकिन फिर मैं याद दिला दूं, 2011 में जब आंदोलन हो रहा था तो यही धौंस उस समय के सरकारों को भी था कि क्या हो जाएगा, 11 में आंदोलन जब हो रहा था तो थोड़े हट जाएगा, और 2014 में जो गई अभी तक आ नहीं पाई। तो 26 में जो हो रहा है ना, 29 में जब चुनाव होगा तो उसकी स्थिति भी हम लोग देखेंगे। जो इनको धौंस भी है वो भी साफ तौर पे इनका परास्त हो जाएगा। तो इस बात के साथ हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि लड़ाई चलती रहेगी, और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी सरकार की स्थिति भी खराब रहेगी। अभी सुना है मैंने रिसफल करने वाले हैं, ठीक है, रिसफल अगर करने की सोच रहे हैं तो ये कर लें, लेकिन इस्तीफा उनको देना चाहिए। इस्तीफा इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में खून लगा। ये अच्छी बात नहीं है किसी मंत्रियों के लिए कि उसके शिक्षा मंत्री रहते हुए 15-16 लोग मर जाए। ये शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है अकेले कमरे में बैठते होंगे तो उनके बच्चे भी ये सवाल पूछते होंगे, उनके पोते पोतियाँ सवाल पूछते होंगे कि नाना ये दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ हमारे उम्र के बच्चे मारे गए, हमारे उम्र के बच्चे ही आपकी फेलियर, सिस्टम की फेलियर की वजह से जान देने को विवश हैं। तो ये दोबारा सोचना, हालांकि इतना संवेदनशीलता इनमें है नहीं, ये खो चुके हैं। ये डरते हैं तो संघर्ष से, ये डरते हैं तो प्रतिकार से, ये डरते हैं तो जनता की आवाज़ से सड़क पे उतरे। यही चीज़ इनको डराएगी, बाकी संवेदना इनके अंदर है नहीं, वो मर चुके हैं।